नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। विधानसभा के तीसरे दिन की कार्यवाही भी हंगामेदार रही और सदन को बुधवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। एक तरफ जहां विपक्ष ने सवालों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम ने एक एक करके सभी के सवालों के जवाब दिए। सीएम ने पेपर लीक मामले से लेकर बिजली की कमी तक के विपक्ष के सवालों का जवाब दिया, तो वहीं सदन में आज नमाज का मुद्दा भी उठा। एक तरफ जहां कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद ने खुले में नमाज का मामला उठाया, तो वहीं सीएम मनोहर लाल ने इसका जवाब भी दिया। पास ही तो कराइए अब। सर, संविधान भी इजाजत देता है कि किसी भी धर्म का आदमी अपनी आस्था के अनुसार अपनी जो है पूजा अर्चना अरदास नमाज जो है वो करे। लेकिन सर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, बहुत लंबे अरसे से खुले में नमाज प्रशासन द्वारा चिन्हित पार्कों और खुली जगहों में जहां वो पढ़ाई जा रही थी और उसमें कुछ असामाजिक तत्व, कुछ जो है समाज के अपने अपने जो ठेकेदार हैं वो उसमें व्यवधान डाल रहे हैं, उसमें रोकने का काम कर रहे हैं। हमारे समाज के लोगों को उनको जगह को मुहैया कराया जाए जिससे कि वो खुलने में नमाज पढ़ने के लिए विवश ना हो। अध्यक्ष महोदय, मैंने जो कहा है वो ये कहा है कि किसी भी समाज के व्यक्ति को इस प्रकार से खुले में कोई कार्यक्रम नहीं करने चाहिए। अगर उनको करना है तो उनके लिए उनके जो इबादत के स्थान हैं, उनके पूजा के स्थान हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, चर्च हैं, गुरुद्वारे हैं, उन सब स्थानों पर करना चाहिए। इसलिए कहीं आपस में समाज का टकराव न हो, इसके लिए शांतिपूर्वक वातावरण बनाकर रखना चाहिए। इसमें सबकी जिम्मेदारी है। और मुझे अच्छी बात यह है कि वहां आपस में लोग मिलजुल करके और कुछ स्थान उन्होंने तय किए हैं, उन स्थानों के ऊपर जब तक नई व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक सहमति बनी है और सहमति के आधार पर वो सब कर रहे हैं। उस सहमति के बाहर जाकर के करते हैं तब टकराव आता है। वहां डीसी महोदय आपस में समाज के सब लोग और वो मिलकर के निर्णय करते हैं, उस हिसाब से चल रहा है। इसको ज्यादा तूल देने से और ये सामाजिक सौहार्द ये खराब होगा, इसलिए इसको तूल देने का विषय नहीं। वहीं पंजाब लोक कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से हमारे संवाददाता स्वर्णजीत सिंह ने खास बातचीत की। इस दौरान अमृतसर यहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह है जिन्होंने पंजाब लोक कांग्रेस का गठन किया। सर, आने वाले समय में पंजाब लोक कांग्रेस कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बीजेपी के साथ? हमारी 117 सीटें और उसमें से हम बैठेंगे सीट टू सीट बेसिस में, और जो जहां वो जीत रहे हैं हम सपोर्ट करेंगे, जहां हम जीत रहे हैं हम हमारे सपोर्ट होगी। कोई नंबर्स गेम नहीं है। राणा सोढी आपके बहुत करीबी कहे जाते थे, खेल मंत्रालय था उनके पास, लेकिन आज बीजेपी का दामन थामते हैं। उनको पूछो, मैंने नहीं कुछ कहा। मेरी तरफ से तो बीजेपी में जाए या हमारे यहाँ, हम तो इकट्ठे लड़ना है। आज ट्वीट पर नवजोत सिंह सिद्धू अपनी वाहवाही कर रहे हैं कि 4.5 साल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रिपोर्ट दबाकर रखी थी। मजीठिया को पकड़ने के लिए अब टीमें बना दी गई हैं, एफआईआर दर्ज। मिस्टर सिद्धू को कुछ होना ही नहीं, कमियां चलना करते हैं, मैंने पता है। सवेरे कुछ है, दोपहरे कुछ है, शाम को कुछ है। केड़ी गल है जेड़ी पुलिस ने कोल नहीं सी। अगर पुलिस कोल कोई रिपोर्ट होंगी उन्होंने तो कदे दा एक केस रजिस्टर हो जाना सी। एक सील्ड कवर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਔਨ ਦਿਸ ਡਰੱਗਸ ਇਸ਼ੂ, ਮਿਸਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸੀਲਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰ ਉੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਮਿਸਟਰ ਅਸਥਾਨਾ ਨੂੰ, आई थिंक डीजीपी या डीजीपी, उन्होंने तो कह दिया कि हमें एविडेंस कोई नहीं, जो एविडेंस है मिस्टर हरप्रीत सिद्धू की रिपोर्ट में हाईकोर्ट में होगी। तो किस बेसिस पर पड़ेगा? आम आदमी पार्टी ने भी 1000 रुपए महिलाओं को देने की बात की और कल कांग्रेस ने भी महिलाओं से संबंधित अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया। क्या आने वाले समय में पंजाब लोक कांग्रेस भी अपने मैनिफेस्टो में महिलाओं को केंद्रित करेगी? देखिए, पहले तो थोड़ी गैर जिम्मेवारी की बात जो कर रहे हैं गवर्नमेंट, इनको जरा समझना चाहिए कि क्या हालात हैं हमारे आर्थिक पंजाब में। हमारी टोटल आमदन पंजाब की 5,35,000 करोड़ है, जिसको जीएसडीपी कहते हैं। और जीएसडीपी के हम नॉर्मली
एक साल में 3% हम इसका उधार ले सकते हैं, लेकिन हमने कोविड करके 4% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें आज़ादी दे दी है, हम नहीं कर सकते, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज़ादी दे दी है। अब कंसोलिडेटेड जो 5,35,000 है, आज कर्जा पंजाब का 80% है, और 80% ये जो नौजवान खड़े हैं ना यहाँ, इनको 2 पीढ़ियां लग जाएंगी और पूरा नहीं कर सकेंगे हम। तो ऐसे ही करना जैसे चन्नी कर रहा है, 30,000 करोड़ पिछले 2 महीने में इसने, 3 महीने में इसने एडवांस अनाउंसमेंट्स कर दी। मैं क्या करूँगा, कहाँ से पैसा आएगा, कैसे चलेगी सरकार? हम तो चले जाएंगे यहाँ, ये बच्चे क्या करेंगे? दो पीढ़ियां लग जाएंगी कर्जा उतार। सो इट इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग कि सिर्फ वोटर लेने के लिए आप ऐसे बातें करते हो। आप पंजाब का भविष्य, पंजाब के लोगों का भविष्य आप नहीं देख। पंजाब लोग कांग्रेस और बीजेपी का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा? कैप्टन अमरिंदर सिंह? इस मेरा हमारा नहीं, ये तो बातें हैं जो पार्टी बीजेपी, ढींसा साहब की पार्टी, और हम बात पहले जीत जाए फिर बैठ के इसका फैसला। ये थे हमारे साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब लोक कांग्रेस के अध्यक्ष। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि पंजाब में जो मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी, जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, 30,000 करोड़ की उन्होंने बात कर दी है, क्या आने वाले युवाओं को एक कर्ज मुक्त कर पाएंगे? आने वाली 2 पीढ़ियां जो है वो कर्जे में डूबी रहेंगी और आने वाली 2 पीढ़ियां इस कर्जे को उतार नहीं सकती। और बहुत ही एक तरह से मैं कहूंगा एनर्जेटिक जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह लग रहे हैं, और उन्होंने साफ कर दिया कि ढींसा साहब बीजेपी के साथ समीकरण उनका रहता है, मेरी तरफ से किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन रहेगा, जब हमने सवाल किया तो उन्होंने कहा ये बैठ करके हम बाद में बताएंगे कि आने वाले समय में बीजेपी, पंजाब लोक कांग्रेस और ढींसा साहब में से कौन सा मुख्यमंत्री चेहरा सामने आता है। बहरहाल राणा गुरजोत सिंह से संबंधित भी उन्होंने, और राणा सोढी से संबंधित उन्होंने ये कहा कि मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है, बीजेपी का दामन थामा है। अब ये कहीं न कहीं इशारों ही इशारों में और राजनीति जो है पंजाब में सरगर्म होती नजर आ रही है। बहरहाल अभी दीजिए इजाजत, मेरे सहयोगी विकेश शर्मा के साथ कैमरा पर्सन हरदीप, मैं स्वर्ण। वहीं पंजाब में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री राणा सोढी ने कांग्रेस को इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। उन्होंने कहा कि मैं पंजाब की घुटन और लाचारी को स्वीकार नहीं कर सकता। कांग्रेस पार्टी ने राज्य की सुरक्षा और सांप्रदायिक सद्भाव को दांव पर लगा दिया है और इसीलिए गहरी पीड़ा के साथ मैं तत्काल प्रभाव से सभी पदों और कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से अपना इस्तीफा देता हूं। आज सबसे बड़ी खबर पंजाब में निकलकर सामने आई जब राणा सोढी ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया और बीजेपी का दामन थाम लिया। राणा सोढी कैप्टन अमरिंदर सिंह के बहुत करीबी माने जाते थे और जब से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पार्टी छोड़ी है, जब से उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ा है और जब से कैबिनेट का गठन दोबारा हुआ है, राणा सोढी उसी दिन से नाराज चल रहे थे, क्योंकि पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि राणा सोढी को मुख्यमंत्री जिस समय रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह, उस समय उनके पास खेल मंत्रालय था, लेकिन नई कैबिनेट में उनको जगह नहीं दी गई, इसलिए वो बिल्कुल शांत बैठे थे। राहुल गांधी ने भी जितने भी मंत्री थे कैबिनेट के, उनका मंत्री पद जाने के बाद उनके साथ मीटिंग की थी और राणा सोढी सबसे आगे थे उस मीटिंग में। और राणा सोढी ने अपने फेसबुक अकाउंट में राहुल गांधी के साथ कई तस्वीरें भी साझा की थी, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह के जाने के बाद राणा सोढी को बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा था और यही कारण है कि राणा सोढी ने इंतजार किया और सही इंतजार करने के बाद आज उन्होंने शेखावत की अध्यक्षता में, गजेंद्र शेखावत बीजेपी के प्रभारी लगाए गए हैं, बीजेपी के पंजाब प्रभारी लगाए गए हैं और गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में आज राणा सोढी ने बीजेपी का दामन थामा है। और ये ताज़ा अपडेट हम हर खबर के माध्यम से आप तक। वहीं विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सदन में जमकर हंगामा हुआ। इनेलो के विधायक अभय चौटाला ने सरकार को भर्ती फर्जीवाड़े, किसानों के मुद्दे और यहां पर समान पेंशन को लेकर जमकर लताड़ लगाई। अभय चौटाला ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हमें आश्वस्त करेगा कि हम इसकी निष्पक्ष जांच कराएंगे। जो लोग इसके दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। अब एक चीज स्पष्ट हो चुकी है
कि चेयरमैन जो है पूर्ण रूप से इसके लिए जिम्मेवार है। जो कन्वर्सेशन आई है अखबारों में आज की, जो छपा है सारा, उसमें क्लियर कट है कि इसके लिए पूर्ण रूप से चेयरमैन का ऑफिस दोषी है। तो अभय सिंह चौटाला ने सरकार को बढ़ती फर्जीवाड़े और इसी के साथ किसानों के मुद्दे पर जमकर घेरा। सरकार पर जमकर बरसे अभय सिंह चौटाला। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये सरकार किसान विरोधी है और बढ़ती फर्जीवाड़े को लेकर उन्होंने कहा कि जांच निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रही है और इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से करानी चाहिए। हाई लेवल जांच इस पूरे मुद्दे की होनी चाहिए। वहीं इसी के साथ और तमाम मुद्दे रहे जिस पर सरकार को घेरते नजर आए वो अभय चौटाला। वहीं नेता प्रतिपक्ष यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो पूर्व सांसद डॉक्टर राम प्रकाश के घर पहुंचे, उनका हालचाल जाना और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। हरियाणा की तो विफल सरकार है। एमएसपी बाजरे का 2250 है, लेकिन बाजार में 900 950 बाजरा बिका है। तो किसान को ना तो एमएसपी मिल रहा है, लागत बढ़ रही है रोज की रोज। और जो ये कृषि कानून थे वो तो वापस हो गए, लेकिन उस कानून के विरोध में जिन्होंने विरोध में आंदोलन किया था उनके ऊपर मुकदमे बनाए गए। तो किसान सरकार को चाहिए तुरंत वो मुकदमे वापस लें और जो किसान शहीद हुए हैं उनके परिवार को एक एक नौकरी दें जो बॉर्डर पे शहीद हुए हैं। चलिए अब खबर रोहतक से है, जहां पर भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त संघर्ष पार्टी के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने 3 कृषि कानून वापसी के जीत का श्रेय किसान आंदोलनकारियों और शहीद हुए किसानों को दिया। उन्होंने 1 साल से ज्यादा चले किसान आंदोलन में भाग लिया था। आगे बता दें आपको कि एमएसपी और अन्य मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने कमेटी बनाई है। उस कमेटी में क्या फैसला होता है ये इंतजार करना होगा। अगर सरकार अन्य किसानों की मांगों को पूरा नहीं करती है तो किसान दोबारा से आंदोलन करेंगे। हम इन लोगों की वजह से, इनके संघर्ष की वजह से जीते हैं। इनके सिर इस आंदोलन का सिरा है और यह हमारे जो शहीद हुए हैं 750, उन भाइयों के सिर इस आंदोलन का सिरा है। तो जो आम लोग, हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे, सभी इस आंदोलन में जिन्होंने हिस्सा लिया है उन सबके सिर है इस आंदोलन का सिरा। तो उनको सम्मानित कर रहे हैं हम जिन जिन भाइयों ने। वहीं भिवानी में बिजली निगम इन दिनों परेशानी में है। उनका लगभग 42 करोड़ रुपए का बिल सरकारी विभागों की तरफ से बकाया है। सिंचाई विभाग पर 16 करोड़ तो पब्लिक हेल्थ पर 12 करोड़ का बिल बकाया है। वहीं अकेले भीम स्टेडियम पर 6 करोड़ रुपए का बिल बकाया है। बिजली निगम का कहना है कि अगर उनके बिल जल्दी नहीं आए तो उनके कनेक्शन कट कर दिए जाएंगे। निगम के एसई रणवीर सिंह का कहना है कि अगर ये बिल समय पर मिल जाएं तो निगम लोगों को और सुविधाओं का लाभ दे देगा। देखो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के हमारा जो मेन डिपार्टमेंट्स हैं, इरिगेशन, पब्लिक हेल्थ,
इरिगेशन हमारा कंटिन्यू पेमेंट करता है। अभी उनका करंट ही बकाया है हमारा, उनका करीब 16 करोड़ के बकाया है, वो इस महीने हमारी उम्मीद है आ जाएगा। पब्लिक हेल्थ का है हमारा 12 करोड़ करीब, वो हमारा उम्मीद है कि इस महीने वो भी आ जाएगा, क्योंकि हम कंटिन्यू फॉलोअप कर रहे हैं। चलिए अब खबर हरियाणा के अंबाला से है, जहां पर अंबाला सेंट्रल जेल में बंद महिला कैदियों ने रेडियो के संचालन की इच्छा जताई है और अब जल्द ही महिला कैदी रेडियो जॉकी की भूमिका में नजर आएंगी। जेल के महिला ब्लॉक में महिला कैदियों को रेडियो जॉकी की ट्रेनिंग देने का प्रस्ताव है, जिसमें पहले चरण में 6 महिला कैदियों को रेडियो जॉकी की ट्रेनिंग देने का प्रस्ताव है। इसके अलावा महिला ब्लॉक में रेडियो जॉकी की ट्रेनिंग दी जाने का प्रस्ताव है और इसी कड़ी में कल्चरल एक्टिविटीज़ भी कुछ रखी गई हैं, जो कि नए साल पे जैसे जैसे समय बीतेगा एक के बाद एक एक्टिविटी कराते रहेंगे, ताकि बंदियों को बिजी रखा जा सके और कुछ ना कुछ नई उनमें एक्टिविटी में इन्वॉल्व करके उनको आगे बाहर समाज में कुछ सिखाकर भेजा जा सके। अगर मन में कोई लक्ष्य निर्धारित किया जाए और उसमें अपना पूरा दमखम लगाया जाए तो ऐसी कोई भी उपलब्धि नहीं जो हासिल न हो सके। ऐसी एक शानदार उपलब्धि इंद्री की एक लड़की ने हासिल की है। इंद्री की रहने वाली सुरभि का चयन इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में हुआ है। इस उपलब्धि पर पूरे घर में जहां खुशी का माहौल है, वहीं यहां पर शहरवासियों को भी इस बेटी पर नाज है, जिसने शहर का नाम पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में चमकाया है। इसरो में नियुक्त होना ही अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसे सुरभि ने अपनी मेहनत, लगन, माता पिता और रिश्तेदारों के आशीर्वाद से पाने में सफलता हासिल की है। विद गॉड ग्रेस मैं इसरो में साइंटिस्ट सिलेक्ट हुई हूँ विद ऑल इंडिया रैंक 8 एंड यस पहले मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई वो मैंने YMCA यूनिवर्सिटी से बीटेक की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। उसके बाद मैंने गेट के लिए प्रिपरेशन की वहाँ पे। मुझे सतगुरु की कृपा से अपनी बेटी पे बहुत ज़्यादा गर्व है। बहुत मेहनती बच्ची है, कोई नहीं इतना मेहनती जितना मेरी बेटी है। सतगुरु के आशीर्वाद से और अपनी मेहनत से इसने ये मुकाम हासिल किया है। आओ हम सतगुरु से अरदास करते हैं, हे सतगुरु गरीब निवाज कृपा कर इसको जो इस मुकाम पर पहुंचाया है और आगे भी इतनी ताकत दे कि और अच्छी देश के लिए सेवा करते हुए अपना जीवन व्यतीत करें। ये मुकाम हासिल किया है, परमात्मा की बहुत बहुत कृपा है कि जहाँ सत्संग से संस्कार भी मिले, माँ बाप ने अच्छे विचार दिए। यही अरदास कामना है कि सभी बच्चे जो हैं वो ऊंचे से ऊंची शिक्षा प्राप्त करें। चलिए अब खबर रतिया से है, जहां गांव ब्राह्मणवाला का एक परिवार गरीबों की जिंदगी यहां पर जी रहा है। आपको बता दें कि यहां पर 10 बाय 8 फुट के एक छोटे और कच्चे कमरे में उनका पूरा परिवार रह रहा है। कमरे में ही खाना पकाया जाता है। वहीं अभी तक उनका पीला कार्ड भी नहीं बन पाया है, बल्कि बार बार मदद की गुहार लगाने पर भी प्रशासन उनकी कोई आर्थिक सहायता नहीं कर रहा। परिवार का मुखिया दिव्यांग है, फिर भी प्रशासन का दिल नहीं पसीज रहा। अब खबर पटौदी से, जहां नगर पालिका प्रशासन ने नगर पालिका की 1933 गज की जमीन को कब्जा मुक्त करवाया, जो पिछले 25 से 30 साल पहले स्थानीय नागरिक द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था। इससे पहले भी स्थानीय नागरिक पर 11 फुट का रास्ता खाली करवाने के लिए कार्रवाई हो चुकी है। आपको बता दें कि इस मौके पर नगर पालिका प्रशासन के अलावा वहां भारी मात्रा में पुलिस बल भी मौजूद रहा।
नगर पालिका सचिव ने बताया कि सेशन कोर्ट से केस जीतने के बाद यहाँ पर कब्जे की जो कार्रवाई है वो की गई। श्री राजकुमार जी के अंडर में था, राजकुमार जी का कब्जा था ये, और ये जमीन नगर पालिका की निकली थी। ये 1838 नंबर खसरे में है, 1933 का जगह है। माननीय आयुक्त महोदय के आदेशानुसार ये था कि ये कब्जा कार्रवाई तुरंत करके उसको आगे उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाए। उन्हीं के आदेशों की पालना में हमने ये सारा कब्जा कार्रवाई करके एसटीएम कोर्ट से ये बेदखल हो गए हैं, सेशन कोर्ट से ये केस हारे हुए हैं। ये जमीन हमारी कम से कम 15 करोड़ की जमीन है, जिससे वित्तीय हानि हो रही थी। इसको इसलिए लेना अति आवश्यक था, उसकी कार्रवाई करेगी। सर ऐसा है, नगर पालिका की जमीन नहीं है ये, ना इनके पास कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड है, इनके पास कोई सबूत नहीं है। और 85 साल से ज्यादा से जो नहीं जमीन पे हम काबिज है। मेरे दादाजी पहले थे, अब मैं हूँ। और इसमें 2 पुरानी खेड़ बनी हुई है, 85 साल से ज्यादा की खेड़ कोटा पशुओं के लिए और पानी पीने के लिए प्याऊ बनी हुई है। और कमरा बना हुआ है, 12 दुकानों का नक्शा पास नगर पालिका ने कर रखा है। और वाटर सप्लाई का कनेक्शन नगर पालिका ने दिया, मंदिर बना हुआ है। और ये ट्यूबवेल और ये इसमें सारी चीजें बनी हुई है। वहीं हिसार में तहसील कार्यालय पर हरियाणा स्टेट विजिलेंस टीम ने छापा मारा और 3000 की रिश्वत लेते हुए यहां पर आपको बता दें कि गिरफ्तारी भी हुई है। नवनीत पंघाल शादी प्रमाण पत्र जारी करवाने के नाम पर 3000 रुपए की मांग कर रहा था, जिसको लेकर यहां पर लांधड़ी गांव वासी एक युवक ने डीसी से शिकायत की, जिसके बाद विजिलेंस टीम ने कार्रवाई करते हुए क्लर्क को गिरफ्तार किया। अब खबर बहादुरगढ़ से, जहां पर स्पा सेंटरों पर पुलिस ने छापेमारी की, जहां से पुलिस ने 15 लोगों को आपत्तिजनक हालत में गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस मामले में 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज की हैं। शहर थाना प्रभारी विजय कुमार ने बताया कि पिछले 1 साल में बहादुरगढ़ शहर में 1 दर्जन से ज्यादा स्पा सेंटर खुले हैं और उन्हें शिकायत मिली थी कि इन स्पा सेंटरों में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। इसी के चलते पुलिस ने एक साथ कई स्पा सेंटरों पर छापेमारी की और पुलिस ने 15 युवक युवतियों को गिरफ्तार भी किया। जी सर, बताएं क्या कार्रवाई की गई स्पा सेंटर्स पर? कल एसपी साहब की डायरेक्शन अनुसार 3 स्पा सेंटरों पर रेड की गई, 3 मुकदमे दर्ज किए गए, जिनमें से 15 लड़कियां और 2 लड़के गिरफ्तार किए गए मौके से। स्पष्ट रहती सर, इनमें शिकायत ये मिलती है कि भाई ये कोई अनैतिक व्यापार साथ में करते हैं। जो कल हमने अपना एक कस्टमर भेजा बनाकर, तो वहां पर जाने के बाद पता चला कि हाँ ये ऐसी गतिविधि। वहीं करनाल में नहरों में रोजाना शव मिलने का सिलसिला जारी है। वहीं करनाल के नडाना गांव के पास नहर में लोगों ने एक शव को तैरते हुए देखा, जिसके बाद गांव के लोगों ने इसकी जानकारी करनाल पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने रस्सी के सहारे शव को नहर के किनारे लगाया और उसकी जेब को चेक किया तो उसकी जेब से आधार कार्ड मिला, जिस पर रमन लिखा हुआ था, उस पर अंबाला का पता लिखा हुआ है। वहीं शव पर कई चोटों के निशान हैं। करनाल पुलिस ने सभी पहलुओं को लेकर जांच शुरू कर दी है। सर ये हमारे पास मैसेज आया था 112 से पंचकुले से, आगे एक डेड बॉडी है जो नहर में बहती हुई जा रही है निडाने के पास। तो हमें मौके पे पहुंचे तो एक लड़का मिला हमारे को पुल पे, नोमला जी आगे जा रही है डेड बॉडी। हम आगे आए तो एक डेड बॉडी पुरुष की बहती हुई जा रही थी, तो उसको हमने वीरेंद्र कांस्टेबल हमारा ड्राइवर, उन्होंने अपने रस्सी बांध गया और हमारी इमदाद से और उस लड़के की इमदाद से साव बाहर निकाला बाहर। वहीं पानीपत के हांसी बुटाना नहर में मिले शव की शिनाख्त हुई है। मृतक की पहचान यहां पर फफड़ाना निवासी जोगिंदर के रूप में हुई है। परिजनों का आरोप है कि पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की थी और यहां पर सालवन थाना पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज किया था। वहीं पानीपत के अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराया गया। इसी के साथ ही पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही इस मामले का खुलासा हो पाएगा।
आपको बता दें कि 14 दिसंबर को जोगिंदर फफड़ाना से लापता हुआ था। मामला बेचारा मेरे चाचा का लड़का था, मजदूरी करे करदा, शाम के टाइम 6 बजे आया। उसके फोन पे फोन भी गया, वही जल्दी आ जा। दोपहर तक आया वो, उसके बाद उसका कोई पता नहीं, ना फोन मिला। दो दिन बाद फिर कहा भाई जोगिंदर नहीं आया, तो फिर सालवन चौकी में उसकी दरखास्त दी, लिखवाई। 2 दिन बाद कुछ पता चल लिया, उस शक था जिस पे पुलिस घर आ गई। हमने कहा भाई यू रमेश है, इसके घर रहे करा यू, तो उस तक पूछताछ करी, कहा भाई चौकी में आ जा कहलना, तो कह लो चौकी। वहीं अंबाला रेलवे स्टेशन पर रेलवे एसपी संगीता कालिया के निर्देश के अनुसार डीएसपी धीरज कुमार की अगुवाई में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें रेलवे के कर्मचारी और रेलवे पुलिस के जवानों ने भी ब्लड डोनेट किया। वहीं रेलवे पुलिस के अधिकारियों ने जनता से भी अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग रक्तदान करें ताकि किसी की जान बचाई जा सके। पता है कि रक्त की अहमियत क्या है, इसलिए हमारी जो जीआरपी हरियाणा पुलिस समय समय पे हर साल जो रेलवे स्टेशन पे ब्लड डोनेशन कैंप जो चलाती रहती है, जिससे आम जन का भला होता रहता है, समाज का भला होता रहता है। अब तक कितने लोगों ने डोनेट कर चुके हैं और कितने का टारगेट रखा है? हाँ, अभी 25 के आसपास जो भी हो चुका है, और जो अभी टाइम अभी काफ़ी है, तो 50 से ऊपर ही जाएगा। हमारा जब भी है 50 से ऊपर ही जाता है। आज यह ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, जिसमें हमारा टारगेट है कि 50+ यूनिट एकत्रित हो जाए। रक्तदान जीवनदान, इसके लिए हमारे अंजलि मैम, चेतराम जी और भाई साहब जी और डॉक्टरों की टीम और रेड क्रॉस की तरफ से पूरा सहयोग मिल रहा है, और मुलाजिम भी और दूसरे लोग भी यहाँ पर रक्तदान कर रहे हैं, जिनका मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। और वहीं कुरुक्षेत्र के थानेसर हल्का विधायक सुभाष सुधा ने नगर परिषद थानेसर की तरफ से न्यू कॉलोनी के सनातन धर्म मंदिर के सभागार में मुख्यमंत्री अत्योदय परिवार उत्थान योजना का उद्घाटन किया। विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि मुख्यमंत्री परिवार अत्योदय योजना मुख्यमंत्री मनोहर लाल की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के जरिए जरूरतमंद परिवारों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने और रोजगार के अवसर मुहैया करवाने के प्रयास किए जाएंगे। इस योजना के लिए थानेसर खंड से 1612 परिवारों को चिन्हित किया गया है। इन परिवारों को अलग अलग विभागों की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए जागरूक करने के साथ साथ फॉर्म भी भरवाए जा रहे हैं। अत्योदय मेले में यहाँ पर बैंकर्स का भी स्टॉल लगाया गया है, ताकि लोगों को मौका मिले और लोगों का मौके पर ही पात्रता के अनुसार लोन स्वीकृत हो सके। द्वार पर स्वागत किया जा रहा है। मैं सर्वप्रथम प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करता हूं, जिनका बहुत बड़ा एक विजन है किस प्रकार से होने का कि अंत्योदय परिवार तक हर बेनिफिट मिलना चाहिए। ऐसे पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक मेलों का आयोजन किया गया है। उसके तहत मैं कहूँगा अभी ग्रामीण क्षेत्र में भी खेड़ी मारकंडा में बहुत बड़ा इसका एक आयोजन किया गया अंत्योदय का। उसके अंदर बहुत से गरीब लोग जो कार्य जिनको बेनिफिट नहीं मिलते, उसके लिए मेले लगाकर उनको हमने उनका स्पेशल उनको इनवाइट किया गया। किसी ने भैंस का लोन लेना है, गाय का लोन लेना है, कोई डेयरी चलाना चाहता है, कोई गरीब आदमी काम करना चाहता है, कोई लेडीज़ है वो काम करना चाहती है, उनको 1 लाख रुपए का हम लोन देते हैं। उसके अंदर 10% जनरल को सब्सिडी है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा। नमस्कार।